नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। अद्वैत के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वह बेहद खुशमिजाज और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाला इंसान है। मेरी तस्वीर देखते ही उसने मुझे पसंद कर लिया था। मैं स्वभाव से बहुत शांत थी। मुझे दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं था। हर समय तारीफें करना या जरूरत से ज़्यादा रोमांटिक बातें करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से मजबूत होता है। अद्वैत बिल्कुल मेरे उलट था। शादी वाले दिन भी उसने मेरी तारीफ सीधे शब्दों में करने की बजाय शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी। मुझे शायरी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं बस मुस्कुराकर रह गई। उसने हंसते हुए पूछा, कैसी लगी? मैंने कहा, अच्छी थी। मेरी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी यही मुस्कान पूरे घर का माहौल हल्का कर देती थी। शादी के बाद जब हम पहली बार अकेले बैठे तो मुझे लगा कि अब वह वही बातें करेगा जो अक्सर नई शादी के बाद लड़के करते हैं। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी भरोसे और सम्मान पर चले। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो चुप मत रहना, मुझे समझा देना। उसकी यही बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरे लिए सही जीवन साथी चुना है। शादी के शुरुआती दिन सचमुच बहुत अच्छे गुजरे। पूरा परिवार मुझे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास सावित्री देवी बहुत स्नेही थी और ससुर जी गोविंद प्रसाद भी मुझे हर छोटी बात पर हौसला देते थे। अद्वैत हर समय घूमने फिरने की बातें करता रहता। उसने पहले से ही मनाली, शिमला, नैनीताल और कश्मीर की लंबी सूची बना रखी थी। वह कहता था कि शादी के बाद हम खूब सफ़र करेंगे और ढेर सारी यादें बनाएंगे। मुझे भी घूमने का बहुत शौक था, इसलिए मैं भी उसकी बातों से खुश हो जाती। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर का माहौल बदल गया। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। ऐसे में घूमने जाने का कार्यक्रम अपने आप टल गया। ससुर जी ने प्यार से कहा, बेटा अभी मेरी चिंता मत करो, कुछ दिन रुक जाओ, फिर आराम से चले जाना। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। मैंने तुरंत हामी भर दी, लेकिन अद्वैत का चेहरा उतर गया। वह कई दिनों तक उसी बात को लेकर उदास रहा। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी में घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन अपने लोग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुप तो हो गया, लेकिन उसकी नाराज़गी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद ससुर जी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। घर में फिर से खुशी लौटने लगी और हमने दोबारा घूमने जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे हर समय थकान महसूस होती। कुछ भी खाती तो अच्छा नहीं लगता। सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आपके घर एक नई खुशी आने वाली है। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। माँ बनने का एहसास अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने सावधानी रखने की सलाह दी और कहा कि फिलहाल लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। मैंने घर आकर सबको यह बात बताई। सास और ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन अद्वैत कुछ देर बिल्कुल चुप बैठा रहा। बाद में उसने कहा, मैं चाहता था कि पहले कुछ समय हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बिताते, लेकिन अब जो भी है हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसकी आवाज़ में हल्की मायूसी थी, मगर मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर घूमने जाने की बात छेड़ी, लेकिन मैंने डॉक्टर की सलाह याद दिलाई। सास ससुर ने भी कहा कि फिलहाल कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं जाएंगे, जब हमारा छोटा मेहमान आ जाएगा तब पूरा परिवार साथ घूमने जाएगा। बात तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन मैंने महसूस किया कि अद्वैत पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में बदलाव आने लगे। कई बार अचानक किसी खास चीज को खाने का मन करता। कभी खट्टी चीजें याद आती तो कभी चाट या गोलगप्पे। एक दिन मैंने अद्वैत से कहा, अगर मिल जाए तो आते वक्त गोलगप्पे ले आना। वह ऑफिस की थकान का हवाला देकर भूल गया। बात छोटी थी, लेकिन उस समय मेरा मन बहुत भावुक हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर सास ने वजह पूछी। मैंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्यार से सिर सहलाया तो सब बता दिया। शाम को वह खुद मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लेकर आई और बोली, इस समय खुश रहना सबसे जरूरी है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे महसूस हुआ कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, कई बार रिश्ते भी माँ जैसा स्नेह दे देते हैं।
गर्भ के शुरुआती महीनों में मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती, कभी कमजोरी तो कभी उलझन महसूस होती। अद्वैत कोशिश करता कि वह सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। पहले जो हर छोटी बात पर मुस्कुराता था, अब अक्सर खामोश रहने लगा। मैं सोचती शायद ऑफिस का तनाव होगा, इसलिए कभी शिकायत नहीं की। जब भी डॉक्टर के पास जाना होता, मैं चाहती कि वह मेरे साथ चले, लेकिन कई बार काम का बहाना बनाकर मना कर देता। वह पैसे मेरे हाथ में रख देता और कहता मम्मी के साथ चली जाना। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं खुद को समझा लेती कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए शायद वह समय नहीं निकाल पा रहा है। दूसरी तरफ मेरी सास हर जांच की तारीख याद रखती, समय पर दवा देती और बार बार पूछती कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। उनके अपनेपन ने मुझे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं आने वाले बच्चे के सपने देखने लगी। मुझे विश्वास था कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा और हमारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। हमने उसका नाम आरव रखा। आरव के जन्म के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सास ससुर हर समय उसके आसपास रहते और उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। मुझे लगता था कि अब शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि पिता बनने के बाद अद्वैत भी पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी यह उम्मीद टूटने लगी। शुरुआत के कुछ दिन तो अद्वैत आरव को गोद में लेकर खिलाता और उसके साथ समय बिताता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह फिर अपने काम और दोस्तों में व्यस्त रहने लगा। मैं दिन रात आरव की देखभाल में लगी रहती। रात को कई बार उसकी नींद खुल जाती और सुबह होने से पहले ही मैं रसोई में पहुंच जाती। सास मेरी मदद जरूर करती, लेकिन घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे कंधों पर आने लगी थी। कई बार मैं चाहती कि अद्वैत कुछ देर मेरे पास बैठकर हालचाल पूछ ले, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता था या कह देता कि ऑफिस का बहुत दबाव है। मैं हर बार खुद को यही समझाती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सास ने मेरी थकी हुई आंखें देखी तो बोली, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मैं जानती थी कि माँ की बात सही है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं बचता था। अद्वैत पहले की तरह मेरे साथ बैठकर बातें भी करने लगा था। पहले वह ऑफिस से लौटते ही पूरे दिन की बातें सुनाता था, लेकिन अब खाना खाने के कुछ देर बाद दोस्तों से मिलने निकल जाता। जब मैं पूछती कि इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो, तो वह कह देता कि काम का तनाव कम करने के लिए दोस्तों के साथ बैठना जरूरी है। मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस होने लगा कि हमारे बीच पहले जैसा अपनापन भरी बातचीत खत्म होती जा रही है। एक शाम मैंने प्यार से कहा, अद्वैत बहुत दिन हो गए, कहीं साथ नहीं गए। अगर दूर नहीं जाना चाहते तो पास के ही पार्क में चलते हैं। आरव भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसे भी अच्छा लगेगा। अद्वैत ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, आज बहुत थक गया हूँ, फिर कभी चलेंगे। ऐसा कहते कहते कई महीने गुजर गए, लेकिन वह फिर कभी नहीं आया। मेरा मन धीरे धीरे उदास रहने लगा। मैंने खुद को पूरी तरह आरव की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों में लगा लिया। मुझे लगा शायद शिकायत करने से बेहतर है कि मैं अपने परिवार को संभालने पर ध्यान दूं। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अपने सबसे करीबी व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। एक रात अद्वैत देर से घर लौटा। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मैंने बिना कुछ कहे उसके लिए खाना गर्म किया। खाना खाते समय भी वह लगातार मोबाइल देखता रहा। तभी उसके फोन पर किसी का संदेश आया। उसने जल्दी से फोन लॉक कर दिया। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि अद्वैत पहले से ज्यादा समय फोन पर बिताने लगा है। अगर मैं कमरे में आती तो वह बात बदल देता या फोन रख देता। मैंने अपने मन को समझाया कि बिना वजह फोन चेक करना ठीक नहीं, लेकिन दूरी अब साफ महसूस होने लगी थी। एक दिन कपड़े रखते समय मुझे अद्वैत की शर्ट पर हल्के से किसी दूसरे परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ शर्ट वापस अलमारी में रख दी और पूरे दिन सोचती रही कि क्या सचमुच हमारे रिश्ते में कुछ बदल रहा है या मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ। उस शाम सास ने मुझे उदास देखा तो पूछा, सब ठीक है ना बेटा? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। मैं अपने मन की बात किसी से कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बिना सबूत किसी पर उंगली उठाने में विश्वास नहीं रखती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर अद्वैत मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं चुप रहने की बजाय खुलकर बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बातचीत और विश्वास होते हैं। अगले दिन
जब अद्वैत ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अद्वैत ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, अभी देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। इतना कहकर वह चला गया। शाम आई, लेकिन वह हमेशा की तरह देर से घर लौटा। खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अद्वैत कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कहा, आखिर बात क्या है? मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही। तुम पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करते। घर आते हो या तो मोबाइल में लग जाते हो या दोस्तों के पास चले जाते हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, लेकिन यूं खामोश मत रहो। अद्वैत ने गहरी सांस ली और कहा, बात इतनी बड़ी नहीं जितनी तुम बना रही हो। ऑफिस का दबाव बहुत बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा हैं। मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मेरे दिल को पूरी तरह तसल्ली नहीं मिली। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक समारोह था। पूरे परिवार ने साथ चलने की तैयारी की, लेकिन अद्वैत ने कह दिया कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वह नहीं जाएगा। मैं सास ससुर और आरव के साथ चली गई। वहां सभी लोग पूछ रहे थे, अद्वैत कहाँ है? मैं हर किसी को यही कहती कि ऑफिस का काम आ गया है। लौटते समय मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर दिल में कोई बात हो तो मुझसे जरूर कहना। रिश्ते खामोशी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें सब कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद मैं घर की अलमारी ठीक कर रही थी, तभी मुझे कुछ पुराने फोटो मिले। शादी के शुरुआती दिनों की तस्वीरें देखकर मेरी आंखें भर आईं। उन तस्वीरों में अद्वैत की मुस्कान अलग थी। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वही इंसान आज इतना दूर हो गया। उस शाम अद्वैत फिर देर से घर आया। इस बार मैंने बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना पूछा, क्या हम कुछ समय अपने रिश्ते के लिए भी निकाल सकते हैं? अद्वैत ने पहली बार मेरी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैं कपड़े समेट रही थी, तभी मेरी नजर अद्वैत के फोन पर गई। फोन लगातार बज रहा था। मैंने फोन उठाने की कोशिश नहीं की। उसी समय अद्वैत कमरे में आ गया और जल्दी से फोन अपने पास रख लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब मेरे मन में उठ रहे सवाल और गहरे हो गए थे, लेकिन मैंने फिर भी कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तय किया कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगी। उसी रात ससुर जी ने अद्वैत को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलता, समय भी देना पड़ता है। तुम्हारी पत्नी पूरे घर को संभाल रही है और आरव भी अब बड़ा हो रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अद्वैत ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन जब अद्वैत नहाने गया तो उसका फोन बार बार बजने लगा। मेरा इरादा कभी उसका फोन देखने का नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर आए एक संदेश ने मेरे कदम रोक दिए। संदेश में लिखा था, अब और कितना इंतजार करूं? तुमने कहा था कि जल्दी सब खत्म हो जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फोन खोला। सामने अद्वैत और काव्या की पूरी चैट थी। हर संदेश मेरे भरोसे को तोड़ रहा था। दोनों के बीच भविष्य की बातें हो रही थी। हर जगह अद्वैत ने लिखा था, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरे संदेश में काव्या ने पूछा था, अगर तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया तो? अद्वैत का जवाब था, जरूरत पड़ी तो मैं तलाक भी ले लूंगा। यह पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने फोन वापस वहीं रख दिया। ना मैंने कोई शोर मचाया और ना ही किसी को कुछ बताया। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई। अपनी और आरव की कुछ जरूरी चीजें एक बैग में रखी, फिर आरव को गोद में उठाया और सास के कमरे में पहुंच गई। मैंने उनके पैर छुए और धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ रुकना आसान नहीं है। सास घबरा गई। उन्होंने वजह पूछी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, सच बहुत कड़वा होता है और आज मुझे वह सच मिल गया है। इतना कहकर मैं अपने मायके चली आई। शाम को जब अद्वैत घर लौटा तो मेरा कमरा खाली था। सास ने बिना कुछ कहे उसका फोन उसके हाथ में दे दिया। फोन खुला था, वही चैट सामने थी। अद्वैत का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि मैं सब जान चुकी हूँ। उसने कई बार फोन किया, लेकिन मैंने बात नहीं की। अगले दिन वह मेरे मायके पहुंचा, लेकिन मेरे भाई विवेक ने दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने कहा, जिस भरोसे की कीमत तुम नहीं समझ पाए, अब उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। अद्वैत ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी मैं बाहर आई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैंने कहा, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में बरसों लग जाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अपने बेटे का भी भविष्य दांव पर लगा दिया था। अद्वैत की आंखों से भी आंसू निकल गए। उसने कहा, मुझे अब समझ आया है कि रिश्ते दिखावे से नहीं, जिम्मेदारियों से चलते हैं।
मैंने अपने अहंकार और अपनी गलत सोच में सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया। अगर तुम मुझे कभी माफ ना करो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर दे दो। मैं तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए बेहतर पिता बनना चाहता हूँ। मैं कुछ देर चुप रही, फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ अभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो पहले अपने व्यवहार से साबित करो। अगले कई हफ्तों तक अद्वैत बिना किसी बहाने के हर दिन आरव से मिलने आता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता, मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। उसने अपने माता-पिता से भी माफी मांगी और अपनी गलती सबके सामने स्वीकार की। समय बीतता गया। मैंने देखा कि इस बार अद्वैत सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि सचमुच बदलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन आरव ने मासूमियत से हम दोनों का हाथ पकड़ लिया। उस पल मैंने अद्वैत से कहा, मैं यह फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार को देखकर ले रही हूँ। याद रखना, इस रिश्ते को दूसरा मौका मिला है, तीसरा नहीं मिलेगा। अद्वैत ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस भरोसे को दोबारा कभी नहीं टूटने दूंगा। उस दिन उन दोनों ने नई शुरुआत की, लेकिन इस बार उनका रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी की मजबूत नींव पर खड़ा था। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होती, बल्कि दो परिवारों, भरोसे और जिम्मेदारियों का रिश्ता होती है। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी गलत फहमियां बातचीत से दूर की जा सकती हैं, लेकिन धोखा और झूठ किसी भी रिश्ते की नींव हिला देते हैं। किसी रिश्ते को दूसरा मौका देना गलत नहीं है, लेकिन दूसरा मौका तभी देना चाहिए जब सामने वाला अपनी गलती को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से साबित करे। वहीं दूसरी ओर हर पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली व्यक्ति नहीं है, उसके भी अपने भावनाएं और प्यार की जरूरत होती है। रिश्ते में सम्मान, ईमानदारी, समय और जिम्मेदारी, इन चारों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्यार के बिना रिश्ता अधूरा हो सकता है, लेकिन भरोसे के बिना रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, आपको निहारिका और अद्वैत की यह कहानी कैसी लगी? क्या निहारिका ने अद्वैत को दूसरा मौका देकर सही फैसला किया, या हमें उसे हमेशा के लिए उससे अलग हो जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।